Hello, good morning, student. I am your economics teacher Sunita Sharma. Today we will do some important chapter. ये देखो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स, चैप्टर नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स, क्लास 11th। तो आज हम ये चैप्टर करते हैं। देखिए इसमें ग्राफ के बारे में बताया हुआ है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए ग्राफ, ग्राफ बनाते कैसे हैं, तो आप इसको न्यूमेरिकली देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, ये देखो ये पार्ट में हम प्लस एक्स और माइनस एक्स और प्लस एक्स, ठीक है, इस पार्ट में दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी और वाई भी। यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये हमारा थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि आंकड़ों के आकार एवं प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किसी भी कटाव बिंदु इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ ऑर्गन ओ पॉइंट मान लिया जाता है, और जो पॉइंट एक दूसरे पर कट करते हैं, जो इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा ये है, ओ पॉइंट है। ठीक है, इसके ये हमारी राइट साइड है जो लाइन है, और ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये अप है और ये डाउन है। ये कह रहा है इसमें कि एक्स एक्सिस उसे यहाँ पर थे हम ओ बिंदु पॉइंट ऑफ ऑर्गन ओ पॉइंट मान लिया, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं पेंसिल से गहरी कर दी जाती है, एक्स एक्सिस कहा जाता है, और एक्स एक्सिस के बाईं ओर खींची जाती है, एक हॉरिजॉन्टल उसके खींची जाती है, और भुजाक्स एक्स एक्सिस कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर आती है उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये कह रहा है कि जो ऊपर से नीचे की ओर आती है इसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, और जो लेफ्ट टू राइट जा रही है ये वाली हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, ये कह रहा है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते, कह रहा है प्रत्येक भाग क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट क्यों होता है? क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम ग्राफ्स के द्वारा शो कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पर शो कर सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को। एक्स और वाई के पॉइंट, एक्स और पॉजिटिव एक्स होता है जब वाई नेगेटिव होता है, उसमें यहाँ को शो करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें इसमें हम ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह की वैल्यू हम इसमें शो कर सकते हैं। पहले चरण में क्या है, देखो फर्स्ट चरण में हमारा क्वाड्रेंट 1 है, तो उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। सेकंड जो हमारा क्वाड्रेंट है उसमें हम सेकंड जो पार्ट है उसमें हम एक्स जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव रहेंगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट में देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव रहेंगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव रहेंगी, और इसमें देखो एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ओके। उसके देखो फिर ये कह रहा है कि ग्राफ के कुछ नियम हैं। फर्स्ट देखो शीर्षक यानी कि हेडिंग हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद स्केल ऑफ चॉइस, हम उसमें क्या क्या आंकड़े हमें उसमें शो करने हैं। ग्राफ के लगभग बीच में ग्राफ होना चाहिए, ग्राफ पेपर के लगभग बीच में होना चाहिए, इस प्रकार सुंदर लगेंगे। हेडिंग्स मतलब हमें पता होना चाहिए हम किसके ऊपर ग्राफ बना रहे हैं, इनकी क्लास की स्टूडेंट की एवरेज दिखा रहे हैं, लेबर दिखा रहे हैं, या कुछ और है, कुछ और डाटा दिखा रहे हैं। एज का डाटा भी दिखा सकते हैं हम, स्टूडेंट का दिखा सकते हैं, तो काफ़ी सारे आंकड़े इकट्ठे करके उसका, लेकिन हमें हेडिंग पता होना चाहिए, स्केल ऑफ चॉइस होनी चाहिए, पैमाने का चुनाव होना चाहिए, जैसे सभी आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफ पेपर के लगभग बीच में ग्राफ होना चाहिए, काफ़ी सुंदर लगेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इनकी अक्षों का अनुपात अच्छे से लेना चाहिए। जो ग्राफ बनाते हैं उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, वाई की लंबाई से 1.5 गुना होना चाहिए। बिंदुओं को अंकित करने की विधि, मेथड ऑफ पॉइंटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, जब भी आपने कोई ग्राफ बनाया है तो हम उसके में क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट जो भी वैल्यू लेनी है हमें वहाँ पर एक पॉइंट लगाते चलते हैं, और बाद में जो पॉइंट है उनको हम मिला देते हैं। तो ये वही कह रहा है, आर्थिक एवं व्यावसायिक आंकड़ों का प्राय घनात्मक होते हैं, इसलिए बिंदु ओ ग्राफ के नीचे और बाईं और खींचा जाता है। एक्स एक्स पर वस्तुओं की गति बाएं से दाएं की ओर, एक्स एक्स पर नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शो करते हैं वही हम। विभिन्न प्रकार की रेखाएं, लाइंस ऑफ डिफरेंस लाइन होती हैं, जैसे हल्की रेखा ऐसी होती है, खंडित 2 भागों में डिवाइड होती है, बिंदु रेखा डॉट डॉट्स होती है, और गहरी काल रेखा इस तरह होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टेबल ऑफ डाटा ग्राफ के साथ साथ आंकड़ों की सारणी विधि होनी चाहिए, उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग, ये कह रहा है कि कृत्रिम आधार रेखा का यूज़ ऑफ फॉल्स बेस लाइन का यूज़ हमें अच्छे से करना चाहिए, ताकि हम उसके डिफरेंस का पता लगा सकें। शून्य और कह रहा है कि शून्य और उसके न्यूनतम मूल्य में बहुत अधिक अंतर होता है। इन मूल्य के ग्राफ को वाई एक्स पर शो करते हैं, और वाई एक्स को मूल बिंदु से कुछ ऊपर आरंभ किया जाता है, और कुछ कृत्रिम रेखा पर द्वारा फॉल्स बेस लाइन का प्रयोग किया जाता है। ओके, उदाहरण के लिए 2000 बाजार में चीनी बाजार की मांग इतनी है, 13 में इतनी है, तो 14 में आंकड़े ग्राफ पेपर थोड़े भाग में प्रस्तुत किए जा सकते हैं इस तरह। ठीक है,
उसके बाद रेखा कर्व खींचना, तो ड्रॉ लाइन और कर्व। ग्राफ पेपर के विभिन्न बिंदुओं को अंकित करने के बाद उन्हें पैमाने से मिला दिया जाता है। बिंदुओं को मिलाने के बाद उन रेखाओं के बीच से होकर गुजर जानी चाहिए। रेखा के ऊपर शुरू से आखिर तक ऐसी होनी चाहिए कि कहीं मोटी या कहीं पतली नहीं हो चाहिए। ये कह रहा है कि जब भी हम ग्राफ बिंदुओं को जो मिलाते हैं तो उसकी जो लाइन है वो ना तो कहीं कहीं पर ऐसा नहीं होना भी कहीं हमें ज़्यादा डार्क कर दी, कहीं हमने बिल्कुल लाइट रख दी। ये कह रहा है कि मतलब जो हम लाइन बनाते हैं वो एक सिमिलर होनी चाहिए, ऊपर से नीचे तक एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे कह रहा है ये कि आप इसमें वर्टिकल शो करते हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल वैल्यूज शो करते हैं। ये कहता है कि जो भी हम जैसे ये मान लो ये ओ बिंदु है तो इस पर एक्स की और इस पर हम कौन सी पॉइंट लेंगे, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव दोनों दिखाएंगे। तो मान लें हमारे बिंदु ऐसे आते हैं, तो ये कहता है जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो एक सिमिलर लाइन होनी चाहिए, नहीं कि कहीं डार्क कर दी कहीं लाइट कर दी, ये चीज़ कह रहा है वो। ठीक है, बाकी आप एग्जांपल में देख सकते हैं। फर्स्ट देखो ये क्या मंथ लिए हुए हैं, पहले तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और उसके बाद लिया उत्पादन क्विंटल में लिया हुआ है। उसमें देखो हम ग्राफ डायग्राम में हम कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम एक्स और वाई एक्सिस पर हम ले लेना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर हमने मंथ ले लिए हैं जनवरी से लेकर जून तक जो हमें इसमें दिए गए थे। उसके बाद ओ से वाई एक्सिस पर हमने ले लिया प्रोडक्शन कितना हुआ है। जनवरी में प्रोडक्शन हुआ है हमारा 5, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे। फिर हमारा मार्च में हुआ है 5, बीच में 7.5, तो ऐसे हम अप्रैल में 10, मई में 12.5 और जून में हमारा 15 हुआ है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करेंगे हम। देखो यहाँ से इसको यहाँ मिलाया इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, तो है ना। देखो लाइन का जो कलर मतलब जो कलर है एक जैसी है सब जगह, यानी कि कहीं लाइट कर दी डार्क कर दी। ठीक है, तो इस तरह हम यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे दिया हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर ईयर ले लिया यानी 2009 से 10 से 11 से 12 से 13 और 13 से 14। उसके बाद जो एक्सपोर्ट दिया हुआ है, निर्यात दिया हुआ है हमें 60, ये अलग अलग ईयर में इतना। तो इसको हम देखो ग्राफ पेपर पर कैसे शो करते हैं। इसको हम शो करेंगे वही वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर ले लेंगे हम ईयर, और वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, निर्यात वैल्यू। निर्यात देखो 9 और 10 में 600 था, उसके बाद 10 11 में इतना था। उसके बाद ये हमारा 13 से 14 में 900 तक पहुंच जाता है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, इसको मिलाते चले जाएंगे तो ये हमारी ग्राफ लाइन कहलाती है। ठीक है, इसको एक मतलब सिमिलरली ड्रॉ करना है पॉइंट को अच्छे से, इसमें मतलब ऊपर नीचे नहीं करना, नहीं तो वैल्यू गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, जिसका पॉइंट जहाँ पर है वहीं से लेकर चलना है। ठीक है, इस तरह हम ग्राफ पेपर हम अपनी वैल्यूज शो कर सकते हैं। ये कह रहा है कि ग्राफ पेपर तो 2 या 2 से अधिक लाइन भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसमें तो हमने एक ही वेरिएबल लिया है ना कि भाई इतने ईयर में इतनी इसका इतना एक्सपोर्ट हुआ, इसका इतना, लेकिन हम उससे ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, देखो ये कि इसमें देखो प्रोडक्शन है, इतनी बिक्री है, और ये हमारे मंथ्स हैं। इसको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ मैं आपको कैसे ले सकते हैं। तो हमने मंथ्स ले लिए ओ एक्स एक्सिस पर, ओ वाई एक्सिस पर प्रोडक्शन सेल्स ले ली। ठीक है, इतनी सेल्स हुई, प्रोडक्शन और सेल्स ले ली। अब देखो सेल्स को हम डॉट डॉट वाली लाइन से दिखाएंगे और प्रोडक्शन को हम इस लाइन से। क्यों, ताकि हमें पता लग जाए किसकी वैल्यू कितनी है। एक जैसी लेंगे तो पता नहीं लगेगा ना। अब देखो सेल की वैल्यू इतनी है जनवरी में 7.5, उसके बाद इतनी है 10, उसके बाद हमारी जून में पहुंच जाती है 17.5। इस तरह हम लेके चलते हैं। तो ये सेल है भाई जो डॉट डॉट की, तो अब नीचे लेंगे हम प्रोडक्शन में हमारे पहले 5 है, फिर 7.5 है, फिर मार्च में 5 है, इसके मंथ में अप्रैल में 10 है, ये मई में इतना है और जून में इतना है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक डायग्राम में हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी शो कर सकते हैं भाई। ठीक है, फिर देखो कह रहा है कि जर्नल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड ग्राफ्स, उसके रूल्स क्या हैं। कह रहा है कि प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग्स होने चाहिए, प्रॉपर स्केल होना चाहिए, केवल चिन्हों और कलरों का प्रयोग करना चाहिए जैसे इसमें किया गया है। अलग अलग चिन्ह ले लिए ना, 2 चीज़ों शो करने के लिए, 2 प्रोडक्ट को शो करने के लिए। फिर कह रहा है शब्द एवं अंकों का प्रयोग कम करना चाहिए, चित्र ग्राफ बनाते इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि सीमा रेखा बनानी चाहिए, चित्राग्राफ को मोटी व दोहरी रेखाओं से घेर देना चाहिए ताकि वो देखने में सुंदर लगे। सिंपल होना चाहिए, विशेष गुण क्या होता है, वो सिंपल हो, बाएं से दाएं, नीचे से या ऊपर की ओर हो सकता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप में हो सकता है, जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया हमने। जो वाई लाइन थी हमारी वो क्या थी, वर्टिकल थी, और जो एक्स एक्सिस था वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन थी।
तो कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ डाटा, डाटों का आंकड़ों का विवरण होना चाहिए। चित्र ग्राफों को जिन आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है उनका स्पष्ट विवरण दिया जाना चाहिए। आकर्षक एवं प्रभावशाली, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव होना चाहिए। चित्र ग्राफों द्वारा आवश्यक सूचना और आकर्षक प्रभावपूर्ण ढंग से दिखाया जाना चाहिए। फिर कहता है कि उसके बेनिफिट्स क्या है। मेरिट्स ऑफ डायग्राम एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, सरल एवं सुबोधन, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन हो, अधिक समय तक याद रखना, लास्टिक इम्पैक्ट होना चाहिए, समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशल नॉलेज, कोई ट्रेनिंग या स्पेशल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आकर्षक, प्रभावशाली, इफेक्टिव, और इफेक्टिव मीन्स प्रेजेंटेशन होती है। इससे हमारी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनती है। किसी भी हम जैसे आजकल चला हुआ है भाई, हम पावर पॉइंट के थ्रू दिखा सकते हैं इस मंथ में हमारा इतना प्रोडक्शन था, इस मंथ में इतना था, तो ये क्या होता है, एक इफेक्टिव अच्छा डालता है अपना। एक ही दृष्टि से तुलना में सहायक होती है, क्योंकि कंपैरेटिव ग्लैंस होता है, सूचना के साथ मनोरंजन, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट होता है, एलोकेशन ऑफ एवरेज, औसत निर्धारण होता है, स्टडी ऑफ कोरिलेशंस। इनमें विभिन्न चरों का बिंदु रेखा प्रदर्शन दो चरों के मध्य सहसंबंध को पहचानने में सहायक होता है। मतलब एक्स और वाई वैल्यू की जो वैल्यू होती है उनके बीच कोरिलेट करना आसान हो जाता है कि भाई इसमें ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसमें ज़्यादा कमी हो रही है, चीज़ कह रहा है ये। फिर कह रहा है लिमिटेशंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशंस, कह रहा है कि लिमिटेशन बता रहा है कि उसका लिमिट यूज़ है। कह रहा है कि मतलब कोई भी चीज़ है उसकी लिमिटेशंस तो होती हैं, फिर दुरुपयोग कर सकते हैं, केवल प्राथमिक निष्कर्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद वही है एग्जांपल दिया हुआ है भाई, इसमें हम ऐसे लेके चलते हैं, ईयर है, प्रोडक्शन है, इस तरह हम शो कर सकते हैं इस ईयर में इतना प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरह से हम ग्राफ्स क्या होते हैं, हमारे डाटा को हम एक अट्रैक्टिव इफेक्टिव तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो वही टुडे ये कह रहा है कि हम एक से ज़्यादा उसको दिखा सकते हैं। जैसे ये हमने डॉट पर लाइन ले लिया, इम्पोर्ट लिया हुआ है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट लिया हुआ है डार्क में, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को हम दिखा सकते हैं। इस ईयर में इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, इस ईयर में इतना था, तो अलग अलग हम इसको अलग अलग लाइन से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्टैटिक्स क्लास 11th। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।